दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है दोस्तों 17 दिसंबर जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसके माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या आप परीक्षा का टेस्ट भी दे सकते हैं यानी इस करंट अफेयर का। इसके अलावा दोस्तों इस समय टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में 30 दिनों का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है जिसे यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है। उस वीडियो के माध्यम से आप एक साल के करंट अफेयर की पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ आपको नए नए अपडेट मिल पाएँ। दोस्तों मैं पिछले 2 दिनों से आपको नए फॉर्मेट में करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज पॉजिटिव रहा लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज नेगेटिव भी रहा। मैं बताना चाहूँगा मेरा पैटर्न बदलने का रीज़न जो मुख्य रीज़न था वो ये था कि जब हम किसी क्वेश्चन पे बात करते हैं तो आपका फोकस उस प्रश्न पर होता है, लेकिन उस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन पर आपका उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। लेकिन जब हम कोई न्यूज़ बताते हैं तो आपका फोकस उस न्यूज़ पर होता है और जब उस न्यूज़ से क्वेश्चन बनाया जाता है तो बड़े आसानी से आप उसका उत्तर दे पाते हैं। विश्वास करिए, 1 हफ्ते तक ये सीरीज़ चलने दीजिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं खुद ही इस सीरीज़ को बंद करके पहले की तरह आपको करंट अफेयर की वीडियोज़ देना शुरू कर दूँगा, ठीक है? लेकिन नई चीज़ें लाने से विरोध तो ही होगा, ठीक है? आपको थोड़ा-सा मैनेज करना है प्लीज़। आप अगर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं तो मेरी बातों का भरोसा करिए। मेरा टारगेट है आपको करंट अफेयर ज़्यादा समय तक याद रहे, इसके लिए यही सही है। आगे देखिए, कह रहा हाल ही में चर्चा में रहे, को क्या चीज़ चर्चा में था? तो दोस्तों इस बार का जो गणतंत्र दिवस होने वाला है यानी 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस आएगा, इसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जा रहा है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, ठीक है? हाल फिलहाल में इनको कोरोना भी हो गया था, ठीक है? तो ये हमारे गणतंत्र दिवस के लिए क्या रहेंगे? मुख्य अतिथि रहेंगे। या आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भारत की तरफ से न्योता भेज दिया गया है और बोरिस जॉनसन ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, ठीक है? अच्छा, बता दें कि बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। यानी पिछले 27 साल से बतौर मेहमान अभी तक कोई नहीं आ रहा था, ठीक है? अब ये पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। कह रहा बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद ये पहली भारत यात्रा होगी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति भी हुई है। उसके बाद ये पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को आमंत्रित करता रहता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को 2 दिनों पर के लिए स्पेशल मेहमान बुलाए जाते हैं। इस बार बोरिस जॉनसन आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। पूछ रहा है किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे आरबीआई। आरबीआई क्या कर रही है दोस्तों? जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रही है। क्या बोला मैंने? फिर सुनिए। आरबीआई जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रही है। अभी आपके मन में होगा सर ये स्वचालित बैंक का मतलब क्या है? ठीक है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बैंक प्रसंस्करण केंद्र बना रही है और यह स्थापित करने का निर्णय उसने लिया है। कह रहा है स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कार्यों में उसकी जो करेंसी चेस्ट होंगे, करेंसी चेस्ट को सीसी कहा जाता है। सीसी इन द सेंस जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पर करेंसी रखी जाती है, ठीक है? तो जो करेंसी चेस्ट होगा और बैंक के शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण यानी फिर से उसको क्या किया जाएगा? प्रसंस्करण माने समझते हैं? उसको रिफर्निश करना और स्वचालित तरीके से गंदे और असामान्य बैंक नोटों को नष्ट करना भी उसमें शामिल होगा कि जो खराब हो चुके नोट हैं उनको नष्ट करके उस सीरियल नंबर के नए नोट जारी करने की प्रक्रिया बनाई जाए, ठीक है? और अगर नोट सही हैं या थोड़े से गंदे हुए तो उनको साफ सुथरा किया जाए। इसीलिए उसको कहा गया, शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रसंस्करण केंद्र। ये अपने टाइप का पहला है हिसाब किताब, ठीक है? करा प्रचालन में बैंक नोट्स की मात्रा मार्च 2001 से देखा जाए तो 2019 तक 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ गई है और आगे समय के साथ साथ ये और भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है भारतीय रिजर्व। अब देखिए प्रश्न क्या बन सकता है? करा भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो उत्तर क्या होगा? जयपुर में। ये जयपुर में बनने जा रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत हो गया? जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है।
मैं अगर किसी न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा तो आप अच्छे से न्यूज़ सुनो ना। न्यूज़ के बारे में सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है ये आपको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, मैं इसमें से क्या पूछने वाला हूँ बताओ आपसे। जैसे देखिए, कह रहे मियावाकी जापान में विकसित वनीकरण का एक तरीका है। अब आप कहेंगे सर जापान में विकसित वनीकरण का तरीका है तो उसे हम क्यों पढ़े? अरे पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हाल फिलहाल में अपने देश में चर्चा में आया। कैसे चर्चा में आया दोस्तों? पंजाब राज्य की जो पुलिस है, ठीक है, उसकी एक यूनिट ने इसी टाइप से जंगलों का विकास कर रही है, जिस टाइप से जंगल का विकास जापान में किया जाता है। तो जापान की टेक्निक को अगर पंजाब की पुलिस यानी हमारी इंडिया में फॉलो किया जा रहा है तो क्या ये चर्चा कभी से नहीं बना ना। तो ये चीज़ समझो आप। तो मियावाकी जापान में विकसित वनीकरण का एक तरीका है। लिख रहा है मियावाकी वन जापान में विकसित वनीकरण का एक तरीका है। इसमें एक छोटे से क्षेत्र में पौधे रोपण शामिल किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत कम समय अवधि में घने जंगलों का निर्माण हो जाता है। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, हरित पर्यावरण को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि कम समय में वहाँ पर जो है वनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर लगें। ठीक है, इसको समझिए। कारण निम्नलिखित में से जापान में विकसित वनीकरण का तरीका है। अब आप समझिए। अब देखिए मियावाकी दे ही रहा है, ब्रिलोस्की दे रहा है, आनालिपि दे रहा है, लिटाप्सी दे रहा है। ठीक है, तो आप बताइए पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे प्रथम विश्व युद्ध में खोई हुई मशीन अब मिली। अरे आज नहीं हुआ, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी का शासन चल रहा था। आज का हुआ है प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से लेकर के 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। यानी जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस समय में जो लड़ाई हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उस युद्ध में एक मशीन गायब हो गई थी, खो गई थी। वो मशीन अब मिली है। खो कैसे मिली है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? उस मशीन का नाम है एनिग्मा। क्या नाम है? एनिग्मा। और एनिग्मा एक तरह की एनक्रिप्शन डिवाइस है। एनक्रिप्ट करना मतलब जो कोड को इनक्रिप्ट कर देती है। तो कह रहा है कि एक इनक्रिप्शन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जर्मन नाजियों के द्वारा, ठीक है, नाजीवाद फांसीवाद सुना होगा, तो नाजी जर्मन वाले होते थे। कह रहा जर्मन नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संदेशों को इनकोड करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया था। इस मशीन का आविष्कार आर्थर सेरेबियस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत के आसपास में किया था। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के में दोस्तों ये मशीन खोई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाल्टिक सागर में गोताखोरों के द्वारा इस एनिग्मा मशीन को खोजा गया था। ठीक है, वही मैं भी सोच रहा था यार, प्रथम विश्व युद्ध में तो इसका इस्तेमाल हुआ नहीं था, इस्तेमाल द्वितीय में हुआ था, बना था प्रथम विश्व युद्ध के आसपास के समय में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिख रहा है कि जर्मन नाजियों द्वारा विकसित द्वितीय विश्व युद्ध में निर्मित एन्क्रिप्शन डिवाइस का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? एनिग्मा नाम है, एनिग्मा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। ठीक है, ये पुरुष हॉकी विश्व कप जो होने वाला है ये राउरकेला कहाँ पर है? जर्मनी के सहयोग से दोस्तों वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा के पास। तो कह रहा है राउरकेला और भुवनेश्वर 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहे हैं दोनों मिल करके। ये 13 से 29 जनवरी 2023 तक ये वहाँ पर हॉकी मैच होगा। करा उड़ीसा लगातार दूसरी बार पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इसके पहले भी उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष ने इस आयोजन की तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा किया और बताया। ठीक है, करा पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2023 में होने वाला है ये पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। और हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट 1971 से स्टार्ट हुआ था। हर 4 साल में इसे आयोजित किया जाता है। इसके पहले 2018 में हुआ था। ठीक है, और उसको बेल्जियम ने जीता था। ठीक है, आगे देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में होगा? तो उत्तर क्या होगा? उड़ीसा में होगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्पीति में हिमालयन सीरो। स्पीति दोस्तों जगह का नाम है। स्पीति क्या है? जगह है। ये हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा लाहुल स्पीति का नाम। ठीक है, तो स्पीति जगह है। स्पीति के पास में एक गांव है हरलिंग गांव। उस गांव के पास में दोस्तों एक पशु देखा गया।
मनुष्यों के द्वारा एक पशु देखा गया। जनरली इस तरह के पशु कभी हिमालयी क्षेत्रों में नहीं देखे गए थे। पहली बार इस तरह के देखा गया, जिसका नाम रखा गया हिमालयन सीरो। नाम नहीं रखा गया, इसका नाम ही है हिमालयन सीरो। इसको पहली बार देखा गया हिमालय के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में। इससे पहले इसे तीर्थन घाटी में दोस्तों देखा गया था, लेकिन कैमरे के माध्यम से देखा गया था, कोई व्यक्ति विशेष उसे नहीं देख पाया था। हालांकि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंडियाँ होती हैं वहाँ पर प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिला, इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे और भी पॉइंट्स दे रहा है, कह रहा है स्पीति में हिमालयन सीरो का दृश्य असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर यह 2000 और 4000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों और भी चेंजेस हैं। कह रहा वन्य जीव अधिकारियों के पास इस संभवतः निकटवर्ती किन्नौर के रूप में किन्नौर रूपी भाभा वन्य जीव अभयारण्य से स्पीति घाटी तक पहुंच गया होगा, या कुछ भी रहा होगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों, एक बकरी, एक गधा, एक गाय और एक सूअर के बीच एक संकर जैसा दिखता, मतलब कुल ये तीनों चारों पशुओं का एक मिला जुला रूप टाइप का लगता है हिमालयन सीरो। कह रहा हाल ही में हिमालयी सर्द रेगिस्तानी क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरो देखा गया। हिमालयन सीरो में किसे देखा गया दोस्तों? तो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसको मनुष्यों के द्वारा देखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सोच समझ कर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे विजय दिवस दोस्तों मनाया जा रहा है इस बार 16 दिसंबर को। इस बार नहीं, हर बार मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम बाद में बदल करके बांग्लादेश रख दिया गया, ठीक है, तो युद्ध हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जाएगी। ठीक है, तो मनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उत्सव शुरू करने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित कर रहे हैं, और इस समारोह को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे भी लिख रहा है दोस्तों कि यह 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जनरल नियाजी ने 1971 में ढाका में भारतीय सेना के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए इसे स्वतंत्रता, बांग्लादेश इस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। ठीक है, करा हाल ही में चर्चा में रहे डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है डाक पे। अभी तक आपने फ़ोन पे सुना, गूगल पे सुना, भारत पे सुना, अब नया सुन लीजिए डाक पे। ठीक है, तो डाक पे दोस्तों ये डाक विभाग और भारतीय डाक और भुगतान बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया एक भुगतान प्रणाली है। ठीक है, ऐप है, जिसे पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, डाक पे करा इस। अच्छा, अगर हम इस संचार और आईटी मंत्री का नाम बताएं आपको, तो रविशंकर प्रसाद जी हैं। और डाक विभाग का गठन सबसे पहले 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में ट्रेन चलाया था और 54 में डाक। ठीक है, तो याद रखेगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, संचार मंत्रालय के तहत ये काम करता है। वहीं अगर भारतीय डाक भुगतान बैंक की बात करूँ, तो अभी इसकी स्थापना हाल फिलहाल में मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, 2018 में। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का भुगतान बैंक है, जो डाक विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करें डाक विभाग और डाक भुगतान बैंक ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखेगा, डाक पे लॉन्च किया है। ठीक है, डाक पे। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, लद्दाख में एक त्यौहार मनाया जाता है, लोसार त्यौहार। क्या नाम है? लोसार त्यौहार। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये लद्दाखियों के द्वारा मनाया जाता है। ये उनका माना जाता है कि नया साल स्टार्ट हो गया, लोसार त्यौहार। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, और अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवसर पर लेह जो जगह है, लेह में चौगंगा विहार में एक विशेष तरह की प्रार्थना भी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट जुटते हैं, उनका अपना एसोसिएशन होता है, अपना उनका विंग होता है, वो जो मिल करके इस समारोह का आयोजन करते हैं, जिस ये त्यौहार का नाम है लोसार। ठीक है, करा इसे लद्दाखी या तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख के सबसे प्रमुख त्योहारों में से भी एक है। यह अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मेथो समारोह इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो कहाँ से संबंधित है? ये लद्दाख से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वो 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में क्या क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना का नींव रखा,
प्रधानमंत्री जी ने। ये हम कल भी आपको बताए थे और आज फिर से बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। दूसरा दोस्तों, खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए संयंत्र लगाया उन्होंने, ये दूसरा सबसे बड़ा काम था। और तीसरा था सरहद डेयरी बनाया, जो पूरी तरह से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है और पैकेजिंग संयंत्र भी है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। तो ये 2-3 काम किया मोदी जी ने, 3 काम, ठीक है, जो कि सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं रहीं जिसे गुजरात में मोदी जी ने लॉन्च किया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप आगे ज़रूर से बढ़ाइएगा, शेयर करिए, ठीक है। और बढ़िया से आप लोग टेस्ट भी दीजिए। सुबह के 8 बजे स्पेशल वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आज से सुबह के 10 बजे स्टडी 91 पर एक और विशेष क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है। हालांकि वो रिकॉर्डेड क्लास है और आपकी मदद के लिए वो लाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ये सोचा गया क्यों ना क्यों एकदम रिवीजन वाली चीज़ें आपको दी जाएँ, क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ें दी जाएँ कि कम समय में अगर आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए तो क्या बात है। देखिए, कुल मिला जुला कर अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए, अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हो रहा हो तो बेशक बहुत अच्छा है। तो सुबह के 10 बजे एक बार फिर तैयार रहिएगा, बहुत शानदार वीडियो आएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।